हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है तुम लोगों के मेरे चीतो। आई होप सारे बालक एकदम बढ़िया है, बेहतरीन हो। तैयारी अब तुम लोगों ने शुरू कर दी होगी, ठीक है। जिसने नहीं करी है भाई कर दो, अभी बस दूसरा ही लेक्चर है, अभी से ही रेगुलर लेक्चर कर लो। कंसिस्टेंसी के साथ लेक्चर करोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैथ्स में आराम से 80 से 100 नंबर ले आओगे, अगर अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है तब भी, ठीक है। तो भैया प्लीज कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर बेसिस पे लेक्चर कर लो, तुम्हारा भला हो जाएगा, ठीक है। एक लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है वास्तविक संख्या का, और आज तुम्हारे के स्क्वायर सर लेकर आए हैं तुम्हारे वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 2, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाला है, जिसमें से मैं गारंटी ले सकता हूं कि चाहे यूपी बोर्ड हो और चाहे बिहार बोर्ड हो या इसके अलावा भी कोई भी बोर्ड है भाई साहब, यहां से आपका कितने नंबर थे गब्बर, यहां से आपके कम से कम 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ जी, एक ही क्वेश्चन आ जाएगा, मजा मान देगा भाई। ये टॉपिक वो है जो कि बोर्ड एग्जाम में मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर वाला एक सवाल तुम्हें जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। जरूर देखने को मिलेगा आज की इस क्लास में से, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे आज के कार्यक्रम का। इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है, जरूरी है ये टॉपिक दोनों ही बोर्ड्स के लिए, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, यूपी बिहार के अलावा भी अगर तुम किसी और बोर्ड से भी हो यहां पर, तो तुम सब के लिए टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिसका नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है। लास्ट क्लास में हमने अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और उससे कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं ये सीखा था, वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखा था, और पीवाईक्यू के काफी सारे सवाल करे थे। बट आज की क्लास कंप्लीटली होने वाली है वास्तविक संख्याओं के एक और पार्ट के ऊपर, जिसका नाम है अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। और उसके बाद हम सीखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय कैसे सत्यापित करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर अभ्यास प्रश्न, यही हमारा आज का काम होगा, ठीक है। इन अभ्यास प्रश्नों में तुम्हारे पीवाईक्यू तो होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को और आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। शुरुआत की जाए जल्दी से। अगर सारे बालक रेडी हैं तो एक बार फायर इमोजी दिखा दो मुझे जल्दी से, तुरंत। बहुत बढ़िया। तो देखो भाई, हमने देखा था कि वास्तविक संख्याएं हमारी संख्याओं का वो समूह होता है जहां पर वास्तविक संख्या में, जहां पर आपका परिमेय संख्या और आपका अपरिमेय संख्याओं को एक साथ रखा जाता है, उन्हें हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है। जबकि हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर लिया था परिमेय संख्याओं के बारे में, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P व Q पूर्णांक है, वे Q बराबर नहीं है 0 के, यानी कि इन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर अंश और हर दोनों ही पूर्णांक होते हैं और आपका जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। इसके अलावा अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात नहीं हुई थी, ठीक है। तो इनके बारे में हम आज बात कर लेते हैं। ये जो कहानी है, ठीक है, अपरिमेय संख्याओं की, उसे हम शुरू करते हैं। और अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं परिमेय संख्याओं का बिल्कुल उल्टा, ठीक है। आपकी वे संख्या जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब देखो, आपकी परिमेय संख्या कौन सी थी, जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। अपरिमेय कौन सी है, जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां क्या हो भाई, जहां आपका P व Q पूर्णांक है और आपका Q बराबर ना हो 0 के, ठीक है। अब ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका √2। अब तुम बोलोगे कि सर √2 क्यों नहीं है, जैसे आपका 2 था, ठीक है। 2 को हमने 2 बटे 1 लिखा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा एक परिमेय संख्या बना दिया था आपने। ऐसे ही आप √2 बटे 1 को भी तो परिमेय संख्या बोल सकते हो, लेकिन मेरे लाल परिमेय संख्या होने की शर्त क्या है कि आपका अंश और हर दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। क्या ये पूर्णांक है,
क्या ये पूर्णांक है? नहीं। इसीलिए आप √2 को √2 बराबर √2/1 लिखकर उसे परिमेय संख्या नहीं बोल सकते। ठीक है, तो आपका संख्याएं कौन कौन सी, जैसे कि मान लो √2 हो गई, ठीक है, माइनस के √2 हो गई, ठीक है, √3 हो गई, √5 हो गई, √7 हो गई, ठीक है, ये सब आपका अपरिमेय संख्या है। माइनस के √2, माइनस के √3, माइनस के √5, माइनस के √6, माइनस के √7, ये सब भी अपरिमेय संख्या ही होती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि पाई का जो दशमलव प्रसार होता है वो वही होता है जो कि आपका किसका, एक अपरिमेय संख्या का होता है, वो होता है आपका अशांत अनावर्ती का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार के बारे में अभी आगे भी बात करेंगे, हमें काफी बात करनी है, तो लास्ट लेक्चर में इसके बारे में ज्यादातर बात होगी। ठीक है, तो अशांत अनावर्ती का दशमलव प्रसार होता है अपरिमेय संख्याओं का, इसीलिए पाई जो है वो अपरिमेय संख्याओं में आती है, क्योंकि पाई का दशमलव प्रसार भी अशांत अनावर्ती का है। कौन सा होता है अशांत अनावर्ती का दशमलव प्रसार? दशमलव के बाद जो कभी खत्म ना हो और जिसमें एक अंक की आवृत्ति भी ना हो पाए। ठीक है, जैसे कि तुम यहां पर देख सकते हो, तुम्हारा दशमलव के बाद ये दशमलव प्रसार कभी खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, और यहां पर एक अपनी आवृत्ति करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन तुरंत बीच में 0 आ जाता है, तो यहां पर किसी अंक की आवृत्ति भी नहीं हो पा रही है। तो ये कैसी संख्याएं हैं? ये आपका अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के बीच में दिमाग में डाउट आता है कि सर यहां पर √3 है, √5 है, रूट आपका 4 नहीं है, तो √4 बच्चों अपरिमेय संख्या नहीं होती। रीजन क्या है उसका? देखो, √4 को आप लिख सकते हो, रूट के अंदर 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, आपके पास आता है 2, है ना, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो इसीलिए आपका जब भी परिमेय संख्या कौन सी होंगी? जब भी आपका रूट के अंदर, जब भी आपका स्क्वायर रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग आएगा। पूर्ण वर्ग बोले तो पूर्ण वर्ग कौन से होते हैं भाई? याद करो, पूर्ण वर्ग कौन से होते हैं? पूर्ण वर्ग होते हैं तुम्हारे 4, ठीक है, 2 का पूर्ण वर्ग है, ठीक है, तुम्हारा 9, 3 का पूर्ण वर्ग है, तुम्हारा कितना 16, 4 का पूर्ण वर्ग है, ठीक है, 25 तुम्हारा 5 का पूर्ण वर्ग है, तुम्हारा 36 6 का पूर्ण वर्ग है। तो जब तुम्हारे पास पूर्ण वर्ग के अंदर, मतलब वर्गमूल के अंदर कोई पूर्ण वर्ग आता है, वर्गमूल के अंदर कोई पूर्ण वर्ग आता है, तो वो हल होने के बाद परिमेय संख्या बन जाती है। इसीलिए अगर आपको अपरिमेय संख्या बोलनी है तो अपरिमेय संख्या ये भी होती है ऐसी संख्याएं आपका जब वर्गमूल के अंदर कोई धनात्मक पूर्णांक, ध्यान से सुन लेना, ये स्पेसिफिक कर दिया है पहले ही। क्या स्पेसिफिक कर दिया है? कि धनात्मक पूर्णांक नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वर्गमूल के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा भाई। ठीक है, वर्गमूल के अंदर नेगेटिव अगर आ रहा है तो भाई साहब उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। अभी के लिए तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, ये वास्तविक संख्या काउंट नहीं होती है। ठीक है, वर्गमूल के अंदर अगर नेगेटिव आ रहा है तो अभी तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये वास्तविक संख्याओं में काउंट नहीं होता है। इसके बारे में तुम क्लास 11th में पढ़ोगे, है ना। देखो भाई, धनात्मक पूर्णांक जो पूर्ण वर्ग न हो, ठीक है, तो आपकी ऐसी संख्याएं जैसे कि आपका आ गया 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 9 तो है, सॉरी 9 नहीं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, ये सब क्या है? अगर ये रूट के अंदर आ रहे हैं तो भैया स्क्वायर रूट के अंदर आ रहे हैं, तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, ऐसे क्यूब रूट के लिए भी बोला जाता है। ठीक है, कि अगर आपका मान लो आपका घनमूल के अंदर, ठीक है, जैसे ये तो हो गया वर्गमूल, ऐसे होता है घनमूल। ठीक है, जबकि मतलब रूट के ऊपर यहां पर 3 लिखा होता है। ठीक है, तो घनमूल के अंदर अगर आपका कोई पूर्ण घन आ रहा है, जैसे कि 2 का घन होता है 8, घनमूल के अंदर अगर 8 आ गया, ठीक है, घनमूल के अंदर अगर 8 आ गया तो वो सॉल्व होने के बाद 2 बन जाएगा। घनमूल के अंदर अगर 27 आ गया तो वो सॉल्व होने के बाद 3 बन जाएगा। तो इस चीज के बारे में अभी बात नहीं करते, मेनली इसके बारे में बात करते हैं कि भैया रूट के अंदर अगर कोई धनात्मक पूर्णांक आ रहा है जो कि पूर्ण वर्ग ना हो स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती का होता है। पाई एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है। √2, रूट के अंदर कोई नंबर
रूट के अंदर धनात्मक नंबर होना चाहिए, बाहर अगर माइनस है रूट के तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप तुम्हें अपरिमेय संख्या की ये कहानी सबको समझ में आ गई होगी और तुम ये वाला हाल नहीं करोगे कि मैथ की प्रॉब्लम, हर बार जब भी मैं मैथ की प्रॉब्लम देखता हूं तो मैथ की प्रॉब्लम मुझसे क्या कहती है, थोड़ी सी कोशिश न की तुमने, है ना, थोड़ी सी भी कोशिश न की तुमने, थोड़ी तो कोशिश करो मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, नहीं तो भैया थोड़ी देर में मैथ का क्वेश्चन पता है क्या कहेगा, कोई नहीं इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि बोर्ड में नंबर तुम्हारे कट जाएंगे अगर प्रैक्टिस नहीं करी। तो मेरे लाल, मेरे चीते, ये वाली हरकत ना करे तुम्हारे साथ मैथ की कोई प्रॉब्लम। ठीक है, उससे अच्छा है कि थोड़ा प्रैक्टिस कर लो अब रेगुलर बेसिस पे, नहीं तो भैया देखो सीधी सी बात है, इसमें तेरा घाटा, अबे मेरा तो जाता है भाई, मेरे तुम्हारे मेरे पढ़ाए हुए बालकों के अगर नंबर नहीं आएंगे तो फिर मेरा क्या फायदा है, पढ़ाने का क्या फायदा, तो मेरा तो जाता है, इसका कुछ नहीं जाता, ना मैथ की प्रॉब्लम का कुछ जाता, तो भैया पढ़ लो, उनका कुछ नहीं जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा बैठे बिठाए, है ना। चलो आ जाओ भाई, तो अब देखो ये जो अपरिमेय संख्याएं हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, जो अपरिमेय संख्याओं की पूरी कहानी हमने देखी अभी तक। ठीक है, अब ये जो अपरिमेय संख्याएं हैं इन्हें अपरिमेय सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है, क्लास 10th में इन्हें अपरिमेय सिद्ध करना पड़ता है। मतलब कि क्या, मतलब कि ये कि भैया देखो जैसे √2 है तो बोलेगा सिद्ध करो √2 अपरिमेय संख्या है, √3 है √3 को बोलेगा सिद्ध करो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसी आपकी संख्याओं को बोलेगा कि अपरिमेय सिद्ध करो। ठीक है, √6, ठीक है, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करने को नहीं बोलेगा, टेंशन ना लो, √6 हो गई, ठीक है, तुम्हारी √15 हो गई, √21 हो गई, इन्हें अपरिमेय सिद्ध करने को नहीं बोलेगा। बहुत सिंपल जो संख्याएं होती हैं जैसे √2, √3, √5, √7, √11, इन सबको अपरिमेय सिद्ध करने को बोलेगा। ठीक है, तो अब तुम्हें वास्तविक संख्या क्लियर हो गया। वास्तविक संख्या क्या होता है, जहां पर आपकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को एक बक्से के अंदर भर दिया जाता है, तो उस बक्से को नाम दिया गया क्या, वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब वास्तविक संख्याओं में कुछ कुछ बेसिक सी चीजें देखो, जब आप सारी परिमेय संख्याओं को अगर तुम जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे या भाग करोगे, दो परिमेय संख्याओं की तुम जोड़ोगे, गुणा करोगे, भाग करोगे या घटाओगे, तो तुम्हारे पास हमेशा परिमेय संख्या ही निकल कर आएगी, हमेशा परिमेय संख्या ही निकल कर आएगी। ठीक है, तुमने परिमेय संख्या को जोड़ा, गुणा करा, भाग करा, घटाया, दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ा, दो परिमेय संख्याओं को आपस में घटाया, दो परिमेय संख्याओं के आपस में गुणा करी या भाग करा, ठीक है, हमेशा परिमेय संख्या आएगी। तुमने दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ा, ठीक है, तुम्हें नहीं पता क्या निकल कर आएगा, मतलब हाँ, परिमेय जोड़ने और घटाने पे तो हमें पता है। ठीक है, तुमने दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ा, ठीक है, तुम्हें नहीं पता क्या निकल कर आएगा। कैसे, तुमने 2√2 को जोड़ा किससे, माइनस के 2√2 से, क्या आएगा, 0, जो कि एक परिमेय संख्या है। तुमने 2√2 को जोड़ा 3√2 से, क्या निकल कर आएगा, 5√2, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो आपका परिमेय संख्याओं को जोड़ने और घटाने पर आपको नहीं पता कि आपके पास कौन सी संख्याएं आएंगी, हो सकता है परिमेय भी आ जाए, हो सकता है अपरिमेय भी आ जाए। सेम चीज गुणा में जाती है, सेम चीज भाग में जाती है। ठीक है, सेम चीज गुणा में जाती है, सेम चीज भाग में जाती है, कि आपका दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने पर परिमेय संख्या भी आ सकती है और अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। ये बेसिक है जो मैं क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को साथ में ले लूं, यानी कि अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, वास्तविक संख्याओं की। ठीक है, मैंने अभी तक बात करी अलग अलग परिमेय संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने पर आती है परिमेय संख्याएं। ठीक है, अलग अलग अपरिमेय संख्या, तुमने दो अपरिमेय संख्या ली, उन्हें जोड़ा, घटाया, गुणा करी, भाग करी, तुम्हारे पास परिमेय भी आ सकती है और कुछ केस में अपरिमेय भी आ सकती है। लेकिन जब तुम एक परिमेय और एक अपरिमेय, यानी कि अब तुमने एक परिमेय संख्या ली, एक अपरिमेय संख्या ली, ठीक है, इन्हें तुमने जोड़ा, घटाया, गुणा किया और भाग किया, तो देखो आपका इस केस में एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या की को जोड़ने पर हमेशा आपके पास अपरिमेय संख्या आएगी, याद रखना, हमेशा। ठीक है, सेम केस आपका एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को घटाने पर भी आपके पास अपरिमेय संख्या ही आएगी।
ठीक है। इसके अलावा आपका एक परिमेय और अपरिमेय संख्या की गुणा करने पर भी आपके पास अपरिमेय संख्या ही आएगी, बस एक केस को छोड़कर। किस केस को छोड़कर? कि आपका परिमेय संख्या 0 ना हो। ठीक है। जीरो के अलावा जीरो के अलावा तुम किसी भी परिमेय संख्या को गुणा कर लो अपरिमेय संख्या में। जीरो के अलावा तुम किसी भी परिमेय संख्या की गुणा कर लो अपरिमेय संख्या में, तुम्हारे पास हमेशा अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक है। और सेम केस भाग में भी होगा कि भैया जीरो के अलावा आपका किसी भी संख्या को भाग कर लो, किससे? आपका किसी भी परिमेय संख्या को, जीरो के अलावा किसी भी परिमेय संख्या को भाग कर लो अपरिमेय संख्या से, तो तुम्हारे पास हमेशा क्या आएगी? एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो ये चीजें तुम्हें याद रखनी है। ठीक है। ये बहुत बेसिक है, याद मतलब मैं बता दूं कहां पर काम आएगा, जब काम आएगा मैं बता दूंगा। ठीक है। तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि भैया देखो, एक दो परिमेय संख्या को जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे, भाग करोगे, परिमेय संख्या ही आएगी। दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ोगे, गुणा करोगे, भाग करोगे, घटाओगे, तो परिमेय अपरिमेय कुछ भी आ सकता है। ठीक है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे और भाग करोगे, तो जोड़ो और घटाओगे केस में तो हमेशा ही अपरिमेय आएगा। गुणा और भाग के केस में जीरो को छोड़कर, परिमेय संख्या जीरो मत लेना, उसके अलावा कोई भी संख्या ले लेना परिमेय। ठीक है। उसे अगर तुम एक अपरिमेय संख्या से गुणा करोगे या भाग करोगे तो हमेशा तुम्हारे पास अपरिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? ये सबको समझ में आ गया? ठीक है। एक ही पेज पे मैंने काफी सारी चीजें समझा दी हैं अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड, तो तुम्हें इधर उधर भागना अब नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब केस पे आ जाते हैं आगे। तो अब बात करते हैं कि भैया देखो, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करते कैसे हैं। तो यहां पर आपके पास केस आता ही है। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी इस प्रमेय की। इंपॉर्टेंट प्रमेय है, केवल इसी क्वेश्चन के लिए जरूरी है। ठीक है। आज की क्लास में केवल एक ही टॉपिक होगा, बट ये एक टॉपिक ऐसा होगा जो कि तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में तुम्हें अच्छे खासे नंबर देकर जाएगा, मैं बता रहा हूं। ठीक है। मान लीजिए, प्रमेय क्या बोलती है? प्रमेय बोलती है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। P हमारी कोई अभाज्य संख्या है। ध्यान से सुन लेना, ये क्या बोला, ये जो चीजें बोली जा रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या आप जानते हो कौन सी होती है भाई? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो कि या तो खुद से या एक से विभाजित हो, यानी कि जिनके ज्यादातर दो ही गुणनखंड हो। ठीक है। जिनके ठीक दो गुणनखंड होते हैं। अगर P एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? अभाज्य संख्या हो गई आपकी 2, 3, 5, 7, 11। 9 नहीं आएगी क्योंकि 9 आपका एक से भी विभाजित होती है, 3 से भी विभाजित होती है और 9 से भी विभाजित होती है, यानी कि उसके 3 गुणनखंड है। ठीक है। हमें चाहिए ठीक दो गुणनखंड वाली संख्या, यानी कि ऐसी संख्या जो कि एक से विभाजित हो या खुद से विभाजित हो, तो वो है 2, 3, 5, 7, 11 ऐसी। ठीक है। तो अगर आपका P कोई अभाज्य संख्या है और P a स्क्वायर को विभाजित कर रही है, जहां पर a कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन धनात्मक है। पहले ही बोला है कि a जो है वो आपका क्या है? a आपका धनात्मक पूर्णांक है, अभी समझाऊंगा। ठीक है। तो P यानी कि वो अभाज्य संख्या अगर a स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो सीधी सी बात है कि वो P a को भी विभाजित करेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने एक अभाज्य संख्या ली 5, तो 5 अगर हमारे कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक जैसे कि 10 के स्क्वायर, तो 5 अगर 10 के स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है। ठीक है। 5 अगर 10 के स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है। ठीक है। या फिर मैं बोलता हूं 10 का स्क्वायर बोले तो 5 अगर 100 को पूर्णतः विभाजित करता है। ठीक है। तो 100 क्या होता है? 10 का स्क्वायर। तो इस प्रमेय के अनुसार अगर तुम्हें पता है कि 5 10 के स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, तो सीधा सा मतलब यह है कि आपका ये जो अभाज्य संख्या है 5, ये इस संख्या को भी विभाजित करेगी, यानी कि 5 10 को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। अब ये चीज काम कहाँ आएगी? ये तो चलो हमें साफ साफ दिख रहा था कि 5 10 को विभाजित करेगी। ठीक है। तुम सोचो, तुम्हें कोई एक नंबर दे दिया जाए ऐसे रैंडमली, ठीक है, और वो कहता है कि क्या ये 13 से विभाजित है, और तुम्हें पता है कि उसका स्क्वायर 13 से विभाजित है। मान लो तुम्हें बोला कि तुम्हारा कोई भी एक नंबर उठा लो रैंडमली, मुझे नहीं पता, कोई भी एक नंबर उठा लो रैंडमली। आपको बोल दिया गया कि आपका 27 का स्क्वायर जो है वो 3 से विभाजित है।
अब आपको नहीं पता कि क्या 27 3 से विभाजित है, वैसे तो पता है बट ठीक है। तो इस प्रमेय के अनुसार तुम ये बोल सकते हो क्योंकि 27 का स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है पूर्णतः, तो 27 भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, बात खत्म। 25 का स्क्वायर 625, 625 आपका 5 से विभाजित होगा, 5 अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या से आपका 25 का स्क्वायर विभाजित हो रहा है, तो 25 भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगा। तो ये है आपकी क्या प्रमेय 1.3, जो कि ये बोलती है कि अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो मेरे लाल वो नंबर भी उस अभाज्य संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, बस, ठीक है। इस प्रमेय का हम इस्तेमाल करेंगे अभी बहुत अच्छे से, ठीक है। और अब हमें जरूरत पड़ेगी हमारी सह अभाज्य संख्याओं की। लास्ट क्लास में समझाया था सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वो संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड खाली 1 होता है, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड खाली 1 होता है, याद है ना, या फिर मैं बोलूं जिनका HCF 1 होता है, 1 होता है, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, 1 होता है, या फिर HCF 1 होता है, उन्हें बोलते हैं हम सहअभाज्य संख्या। यहां पर जरूरत पड़ेगी इसलिए याद दिलाया। तो यहां से स्टार्ट होता है बच्चों हमारा टॉपिक, क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम एक प्रमेय की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, बट सबसे पहले हम इस प्रमेय को ही सिद्ध करना सीखेंगे, ठीक है। अब √2, √3, √5, √7, √11, ठीक है, √13, रूट तुम्हारा 17, यानी कि रूट के अंदर अगर कोई भी अभाज्य संख्या है, ठीक है, रूट के अंदर अगर कोई भी अभाज्य संख्या है तो वो सब एक ही तरीके से अपरिमेय सिद्ध होंगी। मतलब यहां पर जो मैं तुम्हें अभी मेथड करके दिखाऊंगा ना √2 को अपरिमेय सिद्ध करने का, सेम उसी तरीके से √3, √5, √7, √11, √13, √17, √19, √23, उसके बाद तुम्हारा √29, ठीक है, √31, ये सब सेम तरीके से ही अपरिमेय सिद्ध हो जाएंगी, सेम तरीके से, सेम तरीके से। सबसे बढ़िया चीज यही है, ठीक है। और ज्यादातर तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम में यही आता है कि भैया सिद्ध करो √5 अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है, ज्यादातर यही आएगा, ठीक है। तो अब करते कैसे हैं, बस तुम्हें क्या करना है, मान लो तुम्हें जैसे यहां पर √2 की जगह पर √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है, तो पूरे सवाल में अभी मैं जहां जहां √2 लिखूंगा उसकी जगह पर क्या लिख देना, बस √5 लिख देना। तुम्हारा पूरा क्वेश्चन डिट्टो जो लैंग्वेज में लिखूंगा वो भी वही लिखनी है, बस कुछ चेंज नहीं करना, केवल √2 की जगह पर √5 लिख दो, √5 अपरिमेय सिद्ध हो गया, √2 की जगह पर √3 लिख दो, √3 अपरिमेय सिद्ध हो गया। करना क्या है, शुरुआत करते हैं। तो यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज का, हम इस्तेमाल करते हैं आपका विरोधाभास का, ठीक है। हम इस्तेमाल करते हैं विरोधाभास का। विरोधाभास बोले तो कि हम उल्टा मानकर चलते हैं, हम मानकर चलते हैं उल्टा, बिल्कुल उल्टा मानकर चलेंगे। हम बोलेंगे जैसे इन्होंने बोला कि √2 एक अपरिमेय संख्या, हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम बोलेंगे माना हमें अपरिमेय सिद्ध करनी है, हम इसका उल्टा मानेंगे। माना √2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लो, आपको अपरिमेय सिद्ध करनी है, आप परिमेय मानकर चलो। क्यों, सीधी सी बात है, अगर परिमेय नहीं होगी तो अपरिमेय होगी, तो उल्टा मानकर चलो। और अब हम ये सिद्ध करेंगे कि ये परिमेय नहीं है, तो परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हमने माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे, अब परिमेय संख्या है तो हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी परिमेय संख्या उसे P/Q के रूप में तो आप लिख ही सकते हो। तो माना √2 एक अपरिमेय संख्या है, तब आपका √2 बराबर हम लिख सकते हैं P/Q के, ठीक है। तब हम √2 बराबर लिख सकते हैं P/Q के। अब यहां पर P और Q को हमें अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा कि P और Q क्या है। तो देखो यहां पर हम लिखेंगे जहां P व Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। ये जो शब्द है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। यहां जो ये वाला शब्द हमने लिखा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका
P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है। आपको पता है कि भैया अगर आपकी ये परिमेय संख्या है तो P और Q पूर्णांक तो होंगे, लेकिन आपने पहले ही स्पेसिफिक कर दिया कि ये सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक मतलब ये दोनों ऐसे पूर्णांक है, P और Q ऐसे पूर्णांक है जिनमें केवल और केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 होगा। ठीक है, ये आपके ऐसे पूर्णांक है। ठीक है, और साथ में एक चीज और स्पेसिफिक कर देंगे, क्या, तथा Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, Q बराबर नहीं है 0 के। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका P और Q की परिभाषा। ठीक है, ये देनी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना आपका काम नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या बोला कि आपकी √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद आपने बोला कि √2 अगर परिमेय है तो उसे P/Q के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका जहां पर P और Q क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक, यानी कि P और Q में आपका 1 के अलावा, 1 के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, ये चीज हमने मान ली है पहले ही। ठीक है, स्टार्टिंग में ही। ठीक है, Q बराबर है 0 के। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना शुरू करो। ठीक, तो Q की गुणा √2 में होगी, तो ये आ गया Q गुणा √2 बराबर P। ये रूट हटाने के लिए मैं दोनों तरफ का वर्ग कर देता हूं। ठीक है, लिख देते हैं हम। पहला सवाल है तो बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीजें लिखूंगा दोनों ओर, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि बोर्ड में कैसे लिखना है। दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, आगे के सवालों में मैं इतनी डिटेल में चीजें नहीं लिखूंगा। ठीक है ना, अपने पास टाइम कम है। ठीक है, तो ये थ्योरी वाला पार्ट जो है वो तुम लोग लिख सकते हो। ठीक, तो मैं डिटेल में यहाँ पहले सवाल में लिख रहा हूं ताकि तुम लोगों को सारी चीजें पता हो कि कैसे क्या लिखना है। हाँ, मैं मुंह से बोलता हुआ चलूंगा और मैं बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो भैया दोनों ओर का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा, Q√2 का वर्ग बराबर P का वर्ग। ठीक है, √2 का वर्ग करा, कितना हो गया, √2 का वर्ग हो गया 2, √2 का वर्ग हो गया 2, और Q का वर्ग हो गया आपका Q का वर्ग बराबर आ गया किसके, ये हो गया P के वर्ग के। हाँ जी, तो यहां पर आ गए आपके पास समीकरण नंबर 1। ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इस चीज को तुम्हें करना नहीं है, इस चीज को तुम्हें सीधा यहां पर लिखना है। मैं तुम्हें साइड में करके दिखाता हूं क्या, कि तुम अगर यहां से 2 को भाग में लेकर जाओ तो तुम्हारे पास आता है Q² बराबर P² बटे में 2। ठीक है, Q² क्या था, एक पूर्णांक। पूर्णांक मतलब आपका 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कोई भी पूर्णांक है। ठीक है, माइनस का भी ले लो, -3, -4, -5, -6, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसका वर्ग करोगे क्या आएगा, प्लस की संख्या आ जाएगी, यानी कि आपका यहां पर जो भी है उसे हल करने पर तुम्हारे पास एक पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, Q पूर्णांक था, उसका वर्ग भी पूर्णांक होगा। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है कि देखो आपका P² को 2 जो है वो पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है। P² को 2 जो है वो पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है। अब तुम कहोगे सर ये कैसे पता आपको 2 पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है, वो तो Q² के बराबर आ रहा है। Q² तो कुछ भी हो सकता है, तो मैंने अभी बताया ना, Q² क्या आएगा, Q पूर्णांक है, उसका वर्ग भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। इसलिए तो बताई थी ये चीज। तो यानी कि P² को जब 2 विभाजित कर रहा है तो वो पूर्णांक आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब आपका P² को आपका 2 जो है वो पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है, यानी कि वो आपका क्या है भैया, 2 क्या है, 2 है एक अभाज्य संख्या, है ना। और आपने अभी प्रमेय पढ़ी थी कि अगर कोई अभाज्य संख्या A² को विभाजित करती है तो वो A को भी विभाजित करेगी। कहने का मतलब क्या है कि आपका यहां पर अभाज्य संख्या 2 जो है वो P² को विभाजित कर रही है, यानी कि आपका 2 P² को भी विभाजित करेगी। तो आप लिखोगे, चूंकि आप लिखोगे प्रमेय से, प्रमेय से 2 P² को विभाजित करता है। वो चीज आपको साइड में रखनी है, वो रफ के लिए है, बस मैं तुम्हें समझाने के लिए लिखा था कि मैं यहां से ये लाइन डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूं। अगर मैं यहां से ये लाइन डायरेक्टली लिख देता तो मैं समझ नहीं आती कि 2 P² को विभाजित कर रहा है तो P को भी विभाजित करेगा, कहां से आया। यहां से समझो, 2 P² को विभाजित कर रहा है तो Q² आ रहा है, यानी कि कोई पूर्णांक ही आ रहा है। ठीक है, यानी कि 2 जो है वो P² को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। और हमने प्रमेय पढ़ी है कि अगर 2 P² को विभाजित करेगा, यानी कि कोई अभाज्य संख्या P² को विभाजित करेगी, करता है, अतः
दो जो है वो तुम्हारा दो पी को भी, इसे जरा एक अलग ब्रैकेट में डाल देते हैं भैया, ये रफ का काम है पूरा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अतः दो पी को भी विभाजित करेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, यही तो हमारी प्रमेय थी कि अगर कोई अभाज्य संख्या ए स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो वो ए को भी विभाजित करेगी। तो अगर दो हमारा पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो वो पी को भी विभाजित करेगा। तो यानी कि अपने पास क्या आ गया, हम मान लेते हैं कि ये हमारा बराबर हो गया, माना हमने क्या बोला कि दो पी को भी विभाजित करेगा, तो हमने मान लिया कि जब आपका दो पी को भाग कर रहा है, पी को जब दो भाग कर रहा है तो वो बराबर आ रहा है एन के। ठीक है, जहां पर हम एन को भी डिफाइन कर देते हैं, जहां एन कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, सिंपल एंड सोबर। ठीक है, अब यहां से p का मान कितना आएगा, p बराबर आ गया आपका, दो इधर गुणा में चला जाएगा तो 2 गुणा n आ गया, और ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 बन गई, आपके पास p का मान आ गया। अब आपको q का मान निकालना है, कैसे निकालोगे, इस p के मान को उठाकर समीकरण 1 में रख दो, रखो भाई। p का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, p का मान उठाकर समीकरण 1 में रखोगे, कितना आएगा आपका, p का मान उठाकर आपने समीकरण 1 में रखा तो आपके पास आ जाएगा कितना, ये हो गया 2 गुणा क्यू स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर के। पी स्क्वायर का मान कितना है, 2 गुणा एन, तो 2 गुणा एन का होल स्क्वायर। पी स्क्वायर की जगह पर आपने रख दिया कितना, पी की जगह पर रख दिया 2n, तो पी की जब पी स्क्वायर था, पी स्क्वायर की जगह हो गया 2n का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करो तो ये हो गया 2 गुणा क्यू स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, एन का स्क्वायर हो गया एन स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 इधर भाग में आ जाएगा, आपके पास आ गया क्यू स्क्वायर बराबर 4 गुणा एन स्क्वायर बटे में 2, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आपके पास आ गया क्यू स्क्वायर बराबर 2 गुणा एन स्क्वायर। हाँ जी, इसे मैं कोई समीकरण नहीं मानूंगा, बट यहां पर देखो फिर से वही केस बन गया जो यहां पर था, 2 क्यू स्क्वायर बराबर था पी स्क्वायर के, यहां पर बन गया 2 एन स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर के। तो अगर तुम इसे यहां पर साइड में रफ करके देखोगे क्या होगा, आप 2 को इधर भाग में भेजो, आपके पास क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बटे 2 बराबर है एन स्क्वायर के। एन क्या था, एन था हमारा धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो एन का जो वर्ग होगा वो भी धनात्मक पूर्णांक होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्लियर है कि आपका जो 2 है वो क्या कर रहा है, 2 जो है वो क्यू स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। ठीक है, तभी तो धनात्मक पूर्णांक आ रहा है। तो 2 एक आपकी अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या जब किसी संख्या के स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करती है, इसका मतलब वो अभाज्य संख्या उस संख्या को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। तो ये जो प्रमेय आपने यहां पर लिखी थी, इसी प्रमेय को दोबारा लिखो, क्या, प्रमेय से पुनः लिख देते हैं हम एक बार पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, तो पुनः प्रमेय से, ताकि पता लग जाए टीचर को कि भैया पहले भी ये प्रमेय इस्तेमाल हुई है और दोबारा से इसी का इस्तेमाल कर रहे हो। पुनः 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, अतः 2 क्यू को भी विभाजित करेगा, एंड दैट्स इट। अगर आपका 2 क्यू को भी विभाजित करता है तो माना कि जब आपका 2 क्यू को विभाजित करता है तो क्यू बटे 2 बराबर हो गया एम के। ठीक है, यहां पर तुम एम और एन की जगह जो चाहे वो मान लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस पी और क्यू मत मानना क्योंकि वो पहले से ही चल रहे हैं सवाल में। ठीक है, तो ये हो गया, जहां आप एम को भी क्या बोल दोगे, जहां एम कोई धनात्मक पूर्णांक है।
जहां m कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब इस चीज को यहां पर क्या करोगे, यहां से आप q का मान निकालोगे तो q बराबर आ गया किसके, 2 गुणा m के, और ये बन गई बच्चों आपकी समीकरण नंबर 3। अब आपके पास क्या आ गया है, अब आपके पास निकल कर आ गया है p का मान और q का मान। ठीक है, p का मान था 2 गुणा n, q का मान है 2 गुणा m, है ना। अब यहां पर क्या चीज तुम्हें दिखनी चाहिए, जो दिखनी चाहिए उस चीज पर फोकस करो। P का मान है 2 गुणा m, 2 गुणा n, यानी कि P का एक गुणनखंड है 2, P का एक गुणनखंड है 2। Q का मान है 2 गुणा m, तो Q का भी एक गुणनखंड है 2, यानी कि P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2। ठीक है, और हमने क्या बोला था भाई, हमने बोला था कि P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य का मतलब उभयनिष्ठ होना चाहिए गुणनखंड कितना, उभयनिष्ठ गुणनखंड मैं यहां पर लिख भी देता हूं ताकि तुम लोगों को बाद में भी याद रहे। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना, गुणनखंड बराबर होना चाहिए 1 के। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के बराबर नहीं है तो भाई साहब फिर तो दिक्कत है। उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर होना चाहिए 1 के, ये केवल मैंने समझाने के लिए लिखा है तुम्हें। ठीक है, तो भैया P और Q सहअभाज्य पूर्णांक थे, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए 1 के बराबर। यहां पर हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, P में भी है 2 गुणनखंड और Q में भी है 2 गुणनखंड, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ रहा है। यानी कि जो चीज हमने मानी थी वो गलत थी, जो चीज हमने मानी थी वो गलत थी, और वो गलत क्यों थी, अब लिखते हैं उस चीज को। देखो भाई, हम लिखेंगे चूंकि चूंकि समीकरण 2 व 3 से देखा जा सकता है, देखा जा सकता है कि P व Q में, P व Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना, गुणनखंड 2 उपस्थित है, क्योंकि भैया प्रेजेंट है वो तो वहां पर उपस्थित है। अगर P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 उपस्थित है, इसका मतलब क्या है भैया, जब आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कोई और हो तो वहां तो आपकी वो सहअभाज्य संख्या नहीं होती। तो यानी कि अतः P व Q सहअभाज्य नहीं है। अब ये सहअभाज्य नहीं है, ये क्या हो गया, हमने तो मानी थी भैया ये सहअभाज्य है, लेकिन ये तो सहअभाज्य नहीं आ रही है, यानी कि क्या हो गया, हम लिखेंगे सहअभाज्य नहीं है, जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है। ठीक है, ये थ्योरी तुम्हें पूरी की पूरी बार बार लिखनी पड़ेगी, जो कि एक विरोधाभास है, जो हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। ठीक है, और वो गलत कल्पना क्या थी भैया, हमने माना था कि आपका √2 एक परिमेय संख्या है, तो वही गलत कल्पना के कारण हमें ये विरोधाभास प्राप्त हुआ कि P और Q सहअभाज्य नहीं है, जबकि हमने तो सहअभाज्य माने थे। तो अतः हम लिखेंगे अतः √2 एक परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूव्ड। और ये है तुम्हारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। सिंपल है भाई। ठीक है,
यही एक मेथड है इस पूरे क्वेश्चन में जहां पर 2 लिखा हुआ है, इस पूरे सवाल में जहां पर 2 लिखा हुआ है, घात 2 को मत देखना, घात 2 तो वही रहेगी, ठीक है। जहां पर 2 लिखा हुआ है उसकी जगह 3 लिख दोगे तो √3 अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। उसकी जगह 5 लिख दोगे तो √5 अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। 7 लिख दोगे √7 अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। 11 लिख दोगे तो √11 अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगा। अभी करना क्या है, सबसे पहले उसे उल्टा मानो, अपरिमेय सिद्ध करना है, परिमेय मानो, P बटे Q के बराबर रखो और बोलो कि P व Q सहअभाज्य पूर्णांक है, जहां पर Q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। सॉल्व करना शुरू करो, दोनों तरफ का वर्ग करो और एक समीकरण बना लो, 2 गुणा Q² बराबर P², समीकरण 1, ठीक है। फिर बोलो कि अगर आपको साफ दिख रहा है कि P² को जब 2 विभाजित करता है तो Q² आता है, तो आप बोलोगे कि आपने प्रमेय पढ़ी है कि जब आपका कोई अभाज्य संख्या आपका कोई भी अभाज्य संख्या अगर विभाजित करती है किसी भी संख्या के स्क्वायर को, तो वो अभाज्य संख्या को भी विभाजित करेगी। तो 2 गुणा 2 जो है वो P² को विभाजित करता है, तो 2 आपका P को भी विभाजित करेगा। तो हमने मान लिया P को जब 2 विभाजित करता है तो P बटे 2 बराबर आ गया N के। N जहां पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो P का मान आ गया 2 गुणा N, समीकरण 2 बन गई। ये P का मान उठाकर रखो समीकरण 1 में और यहां से निकाल लो किसका मान, Q का मान। कैसे, आपके पास आएगा Q² बराबर 2 गुणा N² और आप फिर से वही प्रमेय लगाओगे कि 2 जो है अभाज्य संख्या है, 2 Q² को विभाजित करता है तो 2 Q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो जब Q को 2 विभाजित करता है तो वो M के बराबर आता है, तो Q बराबर आ गया 2 गुणा M, ठीक है। अब तुम देखोगे P और Q में आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2, तो आपको फिर ये पूरी की पूरी थ्योरी लिखनी पड़ेगी कि भैया समीकरण 2 और 3 से आप देख सकते हो कि भैया आपका P व Q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 उपस्थित है, इसका मतलब P व Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, जो कि एक विरोधाभास है। और यह हमें क्यों प्राप्त हुआ, यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः √2 एक परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन पे बाद में आते हैं, पहले एक नॉर्मल इसी के जैसा क्वेश्चन करते हैं जैसे कि ये। तो √11 को अपरिमेय सिद्ध करना है, सेम इसी तरीके से होगा, कुछ नहीं, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम इसी तरीके से होगा, कुछ भी चेंज नहीं करना आपको, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना आपको। देखो भाई क्या होगा, यहां पर सिद्ध कीजिए कि √11 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब मैं थोड़ा तेज चलूंगा, ठीक है, वही पूरा का पूरा काम करना है आपको, एक एक लाइन वही लिखनी है। सबसे पहले क्या करोगे, माना √11 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहली चीज परिमेय संख्या है, ठीक है। तब मैं थोड़ा तेज करूंगा, तो √11 को आप क्या लिख सकते हो, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे आपने लिख दिया P बटे Q, ठीक है, जहां P व Q क्या होंगे बच्चों, सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, ठीक है, और Q बराबर नहीं है 0 के, सिंपल, ठीक है। इसके बाद आप इसे सॉल्व करना शुरू करोगे तो यह आएगा आपका कितना, क्योंकि गुणा इधर करेंगे तो यह आ गया √11 गुणा Q बराबर P के, ठीक है। दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे तो कितना आ गया, √11 गुणा Q। मैं बोल रहा हूं अब थ्योरी आप लोग खुद से लिखोगे, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा कितना, 11 गुणा Q² बराबर P² के, समीकरण नंबर बन गई 1, ठीक है। अब आप यहां पर पूरी फिर से वही प्रमेय लिखोगे, क्या कि आपका 11 को अगर इधर भाग में भेजते हैं तो ये क्या आएगा, P² बटे 11। तो आप बोलोगे कि चूंकि 11 P² को विभाजित करता है तो 11 P को भी विभाजित करेगा, ठीक है, प्रमेय से। तो आपके पास क्या आ जाएगा, P बटे 11, माना थ्योरी नहीं लिख रहा अब मैं, P बटे 11 बराबर होगा किसके, N के, जहां पर N कोई धनात्मक पूर्णांक है। सेम वही चीज जो हमने पहले लिखी थी √2 में, कुछ नहीं बदलना, डिट्टो सेम टू सेम वही रहेगा। तो आपके पास P का मान आ गया कितना, 11 गुणा N, ठीक है, समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 2 से मान उठाकर रख दो कहां पर, समीकरण 1 में। तो तुम्हारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 11 गुणा Q² बराबर P² की जगह रख दिया 11N, तो ये हो गया कितना, 11 Q² बराबर 11 का स्क्वायर हो गया 121 गुणा N², 11 इधर भाग में चला गया तो Q² बराबर आ गया 121 गुणा N² बटे 11। तो 11 को इससे भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, Q² बराबर आ गया 11 गुणा N²। 11 को 121 को 11 से भाग करा, 11 आ गया। तो आपके पास क्या दिख रहा है, आपको फिर से वही चीज दिख गई। तो आप फिर से यहां पर वही प्रमेय लिख लोगे दोबारा से, क्या कि Q² को 11 विभाजित करता है, चूंकि 11 Q² को विभाजित करता है तो इसका मतलब क्या होगा कि 11 Q को भी विभाजित करेगा। और हम मान लेंगे कि भैया 11 जब
Q को विभाजित करता है तो वो बराबर आता है M के, जहां पर M कोई धनात्मक पूर्णांक है तो Q बराबर आ गया 11 गुणा M के। ठीक है, समीकरण नंबर 3। अब आप क्या बोलोगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 से हमें दिख रहा है क्या कि P व Q में एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 11 उपस्थित है। P व Q में एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 11 उपस्थित है, जिसका मतलब आपका P व Q सहअभाज्य नहीं है। जो चीज आपने पहले लिखी थी सहअभाज्य नहीं है, अतः आपके पास क्या आ गया, आपका P व Q सहअभाज्य नहीं है, जिसका मतलब यह एक विरोधाभास है, जो कि हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। खत्म हो गया सवाल, इतना ही था। अब ये सवाल जो है ये सवाल जो है ये सवाल तुम्हारा हर साल पेपर में आता है, ठीक है, और आगे भी आएगा और अगले वाले बोर्ड में भी आएगा। ठीक है सर, हमारे भौतिक विज्ञान वाले मास्टर जी बाहर घूम रहे हैं। हाँ जी, तो देखो अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं। देखो आज की क्लास में बस यही है, खत्म हो गया टॉपिक, खत्म हो गया टॉपिक, और कुछ नहीं है, यही है। इर्रेशनैलिटी प्रूव करनी थी, सिखा दी, बस यही है। अब देखो आते किस तरीके के क्वेश्चन है, या तो ये आ जाएगा √2, √3, √5, √7, तुम बोलोगे सर √6 आएगा, नहीं, √8 आएगा। √8 को देखो तुम क्या कर सकते हो, √8 को तुमने लिख दिया ये सॉरी, तो √8 को तुम क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 2, 2 को रूट से बाहर निकाल लो, 2 √2, तो √8 बराबर हो गया 2 √2 के। तो ऐसे वाले सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बताता हूं। √6, ठीक है, √15, ऐसे सवाल नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसे सवाल बोले तो जैसे √6, अब √6 में तुम्हारे पास क्या बनेगा, इसे जब तुम तोड़ोगे तो ये बनेगा √2 गुणा √3, √15 है, ठीक है, तो ये बनेगा √5 गुणा √3, ठीक है, √21 है। तो ये सारे क्या है, यहां पर आपकी दोनों अपरिमेय संख्या गुणा में आ रही हैं, तो ऐसे सवाल नहीं आएंगे। ठीक है, ये वाले सवाल जरूर आ सकते हैं जहां पर आपके पास सॉल्व करने के बाद जो मान निकल कर आ रहा है वो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हो। ठीक है, तो ऐसे सवाल जब आपके पास परिमेय या अपरिमेय संख्या गुणा में, योग में, घटा में और भाग में दिया हो, ठीक है, तो उन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, ये वही सवाल है। ठीक है, जहां पर आपको संख्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्या जोड़ में, घटा में, गुणा में, भाग में दे रखी है और आपको अब इसे क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो देखो ज्यादा टफ नहीं है ये। ठीक है, इस सवाल को करने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या कि आपको वो सवाल में ही बोल देगा कि भैया देखो √5 एक अपरिमेय संख्या है, पहले सवाल में स्टार्टिंग में ही बोल देगा वो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो कि 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, या फिर वो बोलेगा यह मानते हुए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। और ऐसे सवाल आते हैं 2 नंबर या 3 नंबर में बस। ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। इसमें तुम्हें क्या करना है मैं बताता हूं। देखो तुम इसमें क्या करोगे, सबसे पहले तुम मानोगे, माना वही चीज उल्टा करके चलना है पूरे सवाल को, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा करेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, तब आप इसे किसके बराबर मान लोगे, 3 + 2 √5 बराबर हो गया P/Q के, जहां P व Q पूर्णांक है, पूर्णांक है। यहां पर सहअभाज्य लिखने की अभी जरूरत नहीं है, यहां पर सहअभाज्य लिखने की अभी जरूरत नहीं है। सहअभाज्य हम तभी लिखेंगे जब आपका खाली √3, √2, √5 उन्हें सॉल्व करना हो। ठीक है, तो अभी आप नॉर्मल इन्हें पूर्णांक मान लो। P व Q पूर्णांक है, वह आपका Q बराबर नहीं है 0 के, है ना। तो ये हो गया P और Q। अब यहां से आपको क्या करना है, जब आपके पास ऐसा सवाल है जिसमें आपका एक परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणा, भाग, योग, घटा में दे रखी हो, तो आपको क्या करना है, अपरिमेय संख्या को अलग करना है। तो मुझे यहां पर √5 को अलग करना है। सबसे पहले मैं 3 को इधर लेकर जाऊंगा, तो ये हो गया 2 √5 बराबर P/Q, और प्लस का 3 इधर जाकर हो गया -3, जिसे तुम सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ गया P - 3Q बटे में आ गया Q। ठीक है, तो अब 2 भी बचा हुआ है, 2 को भी इधर ले जाओ, तो आपके पास आ गया कितना, √5 बराबर P - 3Q बटे में 2 इधर चला गया, तो ये आ गया 2Q। ठीक है, अब ये हो गई समीकरण नंबर 1। आपने अपरिमेय संख्या को अलग कर लिया, आपकी समीकरण नंबर 1 बन गई। अब आप यहां पर क्या बोलोगे, देखो अगर आपका सवाल आता है,
अगर आपके सवाल में स्टार्टिंग में दे दिया कि भैया √5 को अपरिमेय संख्या मानते हुए सिद्ध करेगी 3+2 √5 अपरिमेय संख्या, यानी कि पहले से ही दे दिया कि √5 अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तब कैसे सवाल होगा? या फिर अगर 2 नंबर में सवाल आता है तब कैसे सवाल होगा? तब आपको छोटा ही करना है सवाल। क्या लिखोगे आप लिखोगे आपका, देखो यहां पर क्या क्या आ रहा है, इस साइड में एक साइड तो अपरिमेय संख्या है, दूसरी साइड जो संख्या है उसमें देखो वहां पर है P, 3, Q और 2, ठीक है, इन सबको लिख लो। क्या लिखोगे? आप बोलोगे P, Q, 2 व 3 सभी पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होती है परिमेय संख्या, पूर्णांक होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को गुणा करो, भाग करो, जोड़ो, घटाओ, क्या आएगा हमेशा? क्या आएगा हमेशा? हमेशा ही एक परिमेय संख्या आएगी। सिखा दिया था ये चीज स्टार्टिंग में कि भैया परिमेय संख्या को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, हमेशा क्या आती है? परिमेय संख्या आती है। तो पूर्णांक भी तो परिमेय संख्या ही होते हैं। तो यानी कि अगर आप P, Q, 2, 3 सब पूर्णांक है, सभी पूर्णांक है, ठीक है, तब अगर आप इन्हें जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे, भाग करोगे तो आपके पास परिमेय संख्या ही आएगी, यानी कि P-3Q/2Q ये क्या है? तब P-3Q/2Q परिमेय संख्या को जोड़ रहे हो, घटा कर रहे हो, गुणा कर रहे हो, भाग कर रहे हो, क्या आएगा? P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। समीकरण एक से क्या पता है तुम्हें पता है कि √5 बराबर है P-3Q/2Q के। अब P-3Q/2Q तुमने परिमेय संख्या सिद्ध कर दी, √5 बराबर है इसके, तो आप क्या लिखोगे? समीकरण 1 से √5 बराबर है इसके, अतः √5, क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो √5 भी परिमेय संख्या होगी, अतः √5 परिमेय संख्या होगी। अब देखो, अब अगर यह सवाल आपका 2 नंबर में आता है या फिर सवाल में पहले से दिया हुआ है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो तुम्हारा काम हो गया। तुम्हें क्या बोला? तुम्हारे पास आया √5 एक परिमेय संख्या है, तुम्हें सवाल में पहले से दिया हुआ है √5 एक अपरिमेय संख्या, तुम क्या लिखोगे यहां पर? अगर 2 नंबर में सवाल आता है या फिर तुम्हें पहले से सवाल में दिया हो कि √5 अपरिमेय संख्या है, तो तुम डायरेक्ट लिखोगे इसके बाद अतः √5 एक परिमेय संख्या होगी जो एक क्या है? विरोधाभास है। क्यों है विरोधाभास? क्योंकि या तो हमें सवाल में दिया हुआ है, विरोधाभास है क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो या तो तुम्हें यह सवाल में देगा संख्या है, तो या तो ये तुम्हें सवाल में देगा कि भैया √5 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर तुम्हें खुद देख लेना है कि अगर 2 नंबर का सवाल है तो तुम्हें ऐसे ही करना है, ठीक है। 2 नंबर से ज्यादा का सवाल आएगा तो उसमें क्या करेंगे सर? या फिर हमें नहीं दे रखा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और सवाल 3 नंबर का आ गया, 4 नंबर का आ गया, तो क्या करेंगे सर? तो फिर आप इसके बाद √5 को अपरिमेय सिद्ध करोगे। कैसे? आप अपरिमेय सिद्ध करोगे इस पूरे प्रोसेस से जो मैंने √11 और √2 के लिए सिखाया था। अभी करके दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। तो ये केस तो तुम कब लगाओगे? ये केस तो तुम तब लगाओगे जब या तो तुम्हें सवाल में दे दे कि √5 अपरिमेय संख्या है, या फिर सवाल केवल 2 नंबर में आया हो, ठीक है। तब आप ये वाला केस लगाओगे कि आपके पास आ गया √5 एक परिमेय संख्या होगी, तो आपने लिखा कि जो कि एक विरोधाभास है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। यह विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हुआ? गलत कल्पना के कारण। यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अतः कर दो, कार्यक्रम खत्म। अतः आपका 3 गलत आपकी गलत कल्पना क्या थी कि 3+2 √5 एक परिमेय संख्या है, अतः 3+2 √5 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। सवाल खत्म। अपरिमेय संख्या है, सवाल खत्म। ये लो भाई,
ठीक है, तो पहला तरीका तो ये हो गया जब आपका सवाल 2 नंबर का है या फिर सवाल में दिया हो कि दी गई संख्या अपरिमेय है। जैसे यहां पर √5 था तो √5 अपरिमेय दे दे, √3 होगा तो √3 अपरिमेय दे दे, √7 होगा तो √7 अपरिमेय दे दे। दूसरा कि अगर भैया सवाल 2 नंबर से ज्यादा का है, ठीक है, और सवाल में नहीं दिया है कि √5 को अपरिमेय मानना है, तब क्या करेंगे? सेम वही वैसे ही सवाल है, बस यहां पर 2 नहीं है गुणा में, सवाल वैसे ही है। तो सबसे पहले काम वही, यहां तक का पूरा प्रोसेस सेम रहना है जहां पर आप परिमेय संख्या इसे बताओगे। ठीक है, तो आप लिखोगे माना, थोड़ा जल्दी करेंगे इसे, माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है, अतः आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि भैया 3 + √5 बराबर है P/Q के। ठीक है, और अभी आप इसे नॉर्मली कर रहे हो, आप 3 + √5 को, तो यहां पर P और Q को क्या मानोगे? नॉर्मल पूर्णांक। ठीक है, आप मान लो सह अभाज्य, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, जहां P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है, अभाज्य पूर्णांक है, और Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे कैसे? अपना रूट वाले नंबर को एक साइड कर लो, अपरिमेय संख्या को एक साइड। तो आपके पास आ गया √5 बराबर P/Q, प्लस का 3 इधर जाकर माइनस हो गया, आपने एलसीएम लिया, √5 बराबर आ गया आपका P - 3Q/Q, समीकरण नंबर 1। अब आप यहां पर क्या बोलोगे? आप फिर वही लाइन बोलोगे, चूंकि देखो यहां पर क्या है, P है, 3 है और Q है, चूंकि P, Q व 3 सभी पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होती है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को जोड़ो, घटा करो, भाग करो, गुणा करो, क्या आता है? परिमेय संख्या ही आती है। तो सभी पूर्णांक हैं, अतः क्या आएगा आपके पास? आपके पास आएगा अतः आपका कितना? P - 3Q/Q परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और समीकरण 1 से तुम जानते हो, समीकरण 1 से तुम्हें पता है क्या कि √5 बराबर है P - 3Q/Q के। ठीक है, अतः अब जब तुमने इसे परिमेय सिद्ध कर दिया, ये इसके बराबर है, तो ये भी परिमेय हो गया, अतः √5 भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो, अब अगर सवाल है 2 नंबर में, तो इसके आगे क्या लिखोगे? इसके आगे लिखोगे जो कि एक विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि आपका √5 कभी भी परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या होती है, अतः हमारा यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ और क्वेश्चन खत्म, यहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, अगर सवाल में दे दिया तुम्हें कि भैया √5 को अपरिमेय मानते हुए सिद्ध करो, तब भी तुम यही स्टेटमेंट लिखोगे जो तुमने यहां पर लिखी है। ठीक है, जो कि एक विरोधाभास है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो भैया यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर मान लो ये सवाल 2 नंबर से बड़ा आ जाए, 3 नंबर या 4 नंबर का आ जाए, और उसमें फिर तुम्हें क्या पता हो, उसमें दिया भी ना हो कि भैया √5 एक अपरिमेय संख्या मानो, तो तुम्हारा यहां तक सवाल करने के बाद तुम इसे सिद्ध करोगे अपरिमेय। तुम बोलोगे क्या? तुम्हारा आ गया अतः √5 भी परिमेय संख्या होगी। तो तुमने कहा ठीक है, √5 परिमेय है, तो तब √5 बराबर हो गया। अब देखो P/Q तो तुमने पहले ही ले लिया, अब तुम ले लो इसे A/B। ठीक है, A/B। अब तुम यहां पर सिंगल टर्म वाली अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध कर रहे हो, तो यहां पर A और B को सह अभाज्य मान लेना। ठीक है, जहां A व B बिल्कुल सेम प्रोसेस, वही जो हमने 2 के लिए और 11 के लिए किया था, वही 3 के लिए है, वही 5 के लिए है, वही 7 के लिए है, सबके लिए सेम ही है। ठीक है, जहां A व B सह अभाज्य पूर्णांक है। अब बस इन्हें सह अभाज्य, इन्हें क्या कर देंगे? इन्हें सिद्ध कर देंगे कि A और B सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य पूर्णांक है, और जो B है यानी कि जो हर है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, सॉल्व करो, सेम वही प्रोसेस पूरा का पूरा, B गुणा √5, या आप B की गुणा करोगे तो ये आ गया √5 गुणा B बराबर 1 है। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, ठीक है ना? क्या करेंगे? दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना? √5 गुणा B का होल स्क्वायर बराबर A²। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया तो 5 का स्क्वायर हो गया, √5 का स्क्वायर हो गया 5, B² बराबर A²। समीकरण नंबर 1 बन गई। ठीक है, 5 को A² के भाग में ले जाओ तो क्या हो गया? A² बटे 5 बराबर B² के।
5 है एक अभाज्य संख्या, तो 5 अभाज्य संख्या आपका a स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो 5 आपका a को भी विभाजित करेगी प्रमेय से। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, अब आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी, जैसे मैंने पहले सवाल में लिखकर दिखाई थी, बिल्कुल वैसे लिखनी पड़ेगी। मैं लिखवा नहीं रहा हूं, लेकिन तुम लोगों को लिखनी है। ठीक है, और मैं मानकर चल रहा हूं कि तुम लोग लिख रहे हो, तो ध्यान रखना। ठीक है, अलग से जब अपने नोट्स बनाओगे तो वहां पर मेंशन करना इस चीज को। ठीक है, कि प्रमेय से चूंकि ए स्क्वायर 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 ए को भी विभाजित करेगा। तो हमने मान लिया कि भैया जब 5 ए को विभाजित करता है तो ये बराबर आता है n के, तो ए बराबर हो गया 5 गुणा n के। समीकरण नंबर बन गई आपकी कौन सी, सॉरी समीकरण नंबर हमने 1 पहले मानी थी ना, इसे 2 मानो, और यहां पर इसे मानो समीकरण नंबर 3। ठीक है, ए का मान आ गया, बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे उठाकर समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में रखो इसे। तो आपके पास क्या है, आपके पास है 5 गुणा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के, तो ए का मान है 5 गुणा एन, एन जहां पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, तो ये हो गया 5 गुणा बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 गुणा एन स्क्वायर। 5 से भाग करेंगे, 5 पंजे 25, तो बी स्क्वायर आ गया 5 एन स्क्वायर। तो यहां पर फिर से वही सेम चीज बन गई, 5 भाग में जाएगा इधर, बी स्क्वायर बटे 5, तो तुम लिखोगे क्या, चूंकि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 बी को भी विभाजित करेगा। ये चीज तुम्हें यहां पर लिखनी है, पूरी प्रमेय लिखनी है यहां पर ये। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना यहां पर ये तुम प्रमेय लिखोगे, मैं लिख देता हूं प्रमेय। ठीक है, लिखोगे यहां पर कि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 बी को भी विभाजित करेगा। अब हम मान लेते हैं कि जब बी को 5 विभाजित कर रहा है तो वो m के बराबर है, तो बी बटे 5 बराबर हो गया m के। ठीक है, तो b का मान कितना निकल कर आ गया, b का मान निकल कर आ गया 5 गुणा m। ये बन गई समीकरण नंबर 4। तो अब समीकरण 3 और 4 से क्या दिख रहा है, समीकरण 3 और 4 से दिख रहा है कि आपका इनमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 उपस्थित है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 उपस्थित है। ठीक है, अतः a और b सह अभाज्य नहीं है, अतः a और b सह अभाज्य नहीं है। ठीक है, जो कि एक विरोधाभास है, जो हमें गलत कल्पना के, जो हमें कैसे, अतः देखो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भैया a और b, समीकरण 3 और 4 से हम देख सकते हैं a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 उपस्थित है, अतः यह सह अभाज्य नहीं है। और अगर यह सह अभाज्य नहीं है तो हमारी कल्पना जो है वो गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो एक विरोधाभास है। क्यों, ऊपर तो ये परिमेय आई थी, यहां पर एक अपरिमेय आ गई, जो एक विरोधाभास है। ठीक है, इससे आगे कहानी लिख लेना, जो एक विरोधाभास है, जो कि गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अतः 3 + √5 हमारा परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या होगी। और इसके साथ हमारे जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले सवाल थे वो यहीं पर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो एक सवाल आ सकता है नॉर्मली कि भैया √3, √5, √2, √7, √11 इन सबको अपरिमेय सिद्ध करो। एक आ सकता है जब आपका परिमेय और एक अपरिमेय संख्या आपस में गुणा, भाग, योग या घटा में हो, तो उस केस में क्या करोगे, अपरिमेय संख्या को अलग करोगे। ठीक है, बाकी सबको एक साइड लेकर जाओगे और उसके बाद देखोगे कि सवाल में अगर दिया हुआ है या सवाल 2 नंबर का है तो डायरेक्टली बोल देना कि भैया अपरिमेय संख्या जो दी हुई है √5, √3, √2 कि ये तो भैया एक विरोधाभास है, ये तो पहले से ही अपरिमेय होती है और आपने गलत मान लिया, इस वजह से आपका आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि आपकी दी गई संख्या अपरिमेय है। ठीक है, और अगर मान लो √2, √3, √5 को सवाल में अपरिमेय नहीं दिया या फिर सवाल आपका 3 नंबर से बड़ा है सॉरी 2 नंबर से बड़ा है, तो फिर क्या करना, √2, √3, √5, √7 इनमें से कोई भी नंबर हो उसे पूरा का पूरा अपरिमेय सिद्ध कर देना, बात खत्म। ठीक है, चलो जी, तो आज की क्लास को बच्चों मैं यहीं पर खत्म करता हूं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना। मैंने आज की क्लास में करा दिए हैं, ये चारों क्वेश्चन जो मैंने कराए सारे प्रीवियस ईयर थे, सारे प्रीवियस ईयर थे। ठीक है, आई होप तुम लोगों को मजा आया होगा मेरे लाल। मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, चाचा और बाय 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 बाय।